जी लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। 92B और ये 92B में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 92B में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रिलेट करता है आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन ये चैप्टर हमारे सिलेबस में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उसमें एक्सपेक्टेड है कि वो 5, 7, 8 नंबर के करीब का क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेगा इसमें से। और इसमें जो मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ वो टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली टेस्टेड है। यानी तरतीब इसकी तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 से बनती है, लेकिन मैं पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 करवा रहा हूँ, 4 से ऑनवर्ड, क्योंकि 4 से ऑनवर्ड जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा अहम है। तो मैं पहले ये ज़्यादा अहम वाले कंसेप्ट कवर करवाने चाह रहा हूँ ताकि फिर बाद में हम एंड पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 कर लें। लेकिन याद रखें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 में से भी उसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा अहम हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 से ऑनवर्ड है। पहला क्वेश्चन हमारा कि हम आईटी को पढ़ क्यों रहे हैं। देखें, मुझे बताने दें भाई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब से कंप्यूटर इजाद हुआ इसने दुनिया की हर फील्ड को इफेक्ट किया। मेरे भाई जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं काइंडली डिस्कशन खत्म कर दीजिए आपस में, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आईटी ने दुनिया की हर फील्ड को इफेक्ट किया है और कंप्यूटर के आने से जहाँ पे हमारी ज़िंदगियों में कुछ आसानी आई हैं, हर प्रोफेशन में इसने कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आए, वहीं पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ रिस्क भी हैं। जैसे आईटी का अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें इसका कुछ बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल हमने बिल्स की पेमेंट करनी हो, किसी पार्टी को अमाउंट ट्रांसफ़र करानी हो तो हम विद इन सेकेंड्स घर बैठ के ही अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे इसके साथ साथ इसके कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं कि अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक साइबर क्राइम्स भी होना शुरू हो गया, जो कि इस तरह के क्राइम्स जो कि इससे पहले नहीं होते थे। तो टेक्नोलॉजी चूँकि प्लस भी है तो माइनस भी है। इसी तरह हमारे जो कुछ क्लाइंट्स होंगे, याद रखिए तकरीबन हर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज़ कर रहा होगा। आईटी सिस्टम से मुराद है कंप्यूटर। इन शॉर्ट, इन सिंपल टर्म्स आईटी सिस्टम से क्या मुराद है? कंप्यूटर। जब हमारा क्लाइंट अपने ऑपरेशंस में, अपना काम करने में आईटी सिस्टम को यूज़ कर रहा है, यानी हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और कुछ डाटा है यूज़ कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं ये आईटी सिस्टम यूज़ कर रहा है। जैसे अगर आपके पास मोबाइल है तो आप भी एक आईटी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ये एक सिंपल आईटी सिस्टम है, लेकिन बहरहाल आईटी सिस्टम है। उसी तरह क्लाइंट भी अगर अपने ऑपरेशंस में आईटी सिस्टम को यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल कस्टमर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, कस्टमर से ऑर्डर लेने के लिए, या फॉर एग्जांपल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, या उसके पास जो इन्वेंट्री है उसका डाटा मेंटेन करने के लिए, या बिलिंग काउंटर के ऊपर किसी क्लर्क को बिठाया हुआ है कि जैसे ही कस्टमर कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर में चीज़ें लेके आए वो स्कैन करे और बिल बनाए। इन सारी एग्जाम्पल में आईटी सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आईटी सिस्टम कम इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जो आईटी सिस्टम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे बैंक्स की एक एग्जांपल है। बैंक प्रोबेबली वो क्लाइंट होता है हमारा जो कि सबसे ज़्यादा आईटी सिस्टम यूज़ करता है। तो क्वेश्चन ये है, अगर हमारा क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज़ कर रहा है, क्या हमें भी आईटी सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एज ऑडिटर, ताकि हम उसके सिस्टम को समझ सकें। क्योंकि याद रखिए अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम को यूज़ कर रहा है तो आईटी सिस्टम उसके इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा बन जाता है। तो जिस तरह हमने इंटरनल कंट्रोल की असेसमेंट करनी है, उसी तरह क्लाइंट की आईटी ऑपरेशन, आईटी सिस्टम की असेसमेंट करनी है। तो इसीलिए हमारे सिलेबस में आईटी का पोर्शन इंक्लूड किया गया। लेकिन याद रखें ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमें वो एक्सपर्ट लेवल पे नहीं लेके जाना चाह रहा। अगर हमें किसी आईटी में हाई लेवल की एक्सपर्टीज की जरूरत है तो उसके लिए हम एक्सपर्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पता होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रैक्टिकली टैक्स का काम जो है वो टैक्स एक्सपर्ट करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है जिसकी एक्सपर्टीज काउंटिंग या ऑडिट में है, वो टैक्स के काम को, टैक्स रिटर्न वगैरह को फाइल नहीं करता, लेकिन स्टिल टैक्स का वर्किंग किस तरीके से होती है, बेसिक रूल्स क्या है, ये हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होते हैं। उसी तरह बेसिक कंसेप्ट जो आईटी सिस्टम के हैं ये हर ऑडिटर को पता होने चाहिए। इसीलिए हमारे सिलेबस में उसने आईटी का चैप्टर इंक्लूड किया। ठीक है। अब क्लाइंट ने अगर अपने ऑपरेशंस में आईटी सिस्टम यूज कर रहा है तो इसका मतलब क्लाइंट, आईटी सिस्टम क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा बन गया। हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है कि अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है
तो इसका मतलब है अगर वो मैनुअल सिस्टम यूज कर रहा हो तो जो उसके कंट्रोल्स हैं वो भी मैनुअल होंगे। एग्री करते हैं इस बात से? अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है तो उसके कंट्रोल्स भी आईटी सिस्टम भी होंगे और मैनुअल भी होंगे। याद रखें, मैनुअल सिस्टम में सिर्फ मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं, जबकि आईटी सिस्टम में मैनुअल और आईटी दोनों कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, दोनों तरह के कंट्रोल्स होते हैं। तो इसीलिए क्या हमें क्लाइंट के आईटी कंट्रोल्स की भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए। ये पहला स्टेप है जो हम इस चैप्टर में, पहला कंसेप्ट है जो इस चैप्टर में सीख रहे हैं कि अगर हमारा क्लाइंट ऐसा है जो आईटी सिस्टम को यूज कर रहा है तो हमने जब उसके सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, उसके कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, तो फिर जो कंट्रोल उसने अपने आईटी सिस्टम में बिल्ड किया है उनकी भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होगी। कि जैसे फर्ज कीजिए क्लाइंट का डाटा जो है वो सिक्योर है कि नहीं, क्या हर डाटा को एक्सेस करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड ऐड किया जाता है कि नहीं, क्या जहां पे कॉन्फिडेंशियल डाटा जिस कंप्यूटर में जिस ड्राइव में रखा गया है वहां पे लोगों की आमदोरफ्त जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि नहीं, ये सारी चीजें क्या हमें एज एडिटर देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए। इससे हमें पता चलेगा कि इनका ओवरऑल सिस्टम, हम आईटी कंट्रोल्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हमें उनके ओवरऑल कंट्रोल्स के बारे में पता चले। क्योंकि क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल जब प्रैक्टिकली आप वैल्यूएट करने जाएंगे ना, उसमें कुछ एलिमेंट होंगे मैनुअल के और कुछ एलिमेंट होंगे इलेक्ट्रॉनिक। हमने दोनों को असेस करना है। ठीक है, पुराने जमाने में एक अप्रोच हुआ करती थी कि ऑडिटर को आईटी सिस्टम को चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन अब लेटेस्ट अप्रोच क्या है कि ऑडिटर को क्लाइंट के मैनुअल सिस्टम के साथ साथ आईटी सिस्टम और उसके कंट्रोल्स को भी वैल्यूएट करना चाहिए। क्योंकि अगर आईटी सिस्टम गलत है, उसकी प्रोसेसिंग गलत है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गलत हो सकती हैं। जैसे आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, फर्ज कीजिए आपने कभी एटीएम से ट्रांजैक्शन की या कभी ऑनलाइन अगर पेमेंट करने की कोशिश की हो, तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको मैसेज आ जाता है जबकि पेमेंट नहीं होते, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 2 दफ़ा पेमेंट हो जाती है और बाद में आपको रिवर्सल के लिए फिर रिक्वेस्ट करना। तो आईटी सिस्टम में भी याद रखें सिस्टम वीक हो सकता है, उसमें भी एरर्स हो सकते हैं, और अगर वो सिस्टम ठीक नहीं है तो जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही हैं उनकी प्रोसेसिंग में भी एरर होंगे। प्रोसेसिंग में एरर है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गलत बन रही होगी। हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन की सेल 2 दफ़ा रिकॉर्ड हो गई हो जो कि बाद में रिवर्स करनी है, तो उसको रिक्लासीफाई करने की ज़रूरत हो। इसीलिए हमारे सिलेबस में उसने आईटी का चैप्टर इंक्लूड किया। पहले तो मुझे बताएं, अब आप इस चीज़ पे कन्विंस्ड हैं कि हमें आईटी सिस्टम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इस वजह से नहीं कि हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाने हैं बाद में, इस वजह से नहीं कि हमने कोई बड़ा आईटी सिस्टम रन करना है, बल्कि इस वजह से कि हम अपने क्लाइंट की आईटी, अगर वो क्लाइंट हमारा आईटी सिस्टम यूज़ कर रहा है, उसके सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर सकें कि वो सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उनमें क्या किस तरह के एरर्स हो सकते हैं। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। चलिए, और हमारे सिलेबस में उसने बहुत सिंपल और बेसिक कंसेप्ट इंक्लूड किया, क्योंकि उसे पता है कि हमारी कोर स्किल्स आईटी की नहीं है, हमारी कोर स्किल्स ऑडिट की है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टेस्ट करता है वो भी बहुत आसान है, जो इवन केस स्टडी भी बनाता है ना वो भी बहुत आसान है। हालांकि बज़ाहिर आप कहेंगे आईटी और आईटी की भी केस स्टडी, ये तो मुझे कभी भी नहीं आएगी, लेकिन इंतहाई आसान, कंसेप्ट भी बहुत आसान है, अभी आपके सामने आ जाएंगे। और जब केस स्टडी आती है, अगर केस स्टडी है, ज़्यादातर वैसे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन केस स्टडी भी बहुत आसान और उन्हीं कंसेप्ट पे बेस कर रही होती है जो हमने सीखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्लाइंट अगर आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, याद रखिए हमारा प्राइमरी कंसर्न आईटी सिस्टम से नहीं है। वैसे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 है ना, इसमें वो हमें बताता है आईटी सिस्टम कितनी तरह के हो सकते हैं। इसमें हमें क्या बताता है, आईटी सिस्टम कितनी तरह के हो सकते हैं, और फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, 5, 6 से ऑनवर्ड बताता है कि उन सिस्टम में कंट्रोल्स कितनी तरह के हो सकते हैं। ये पूरा चैप्टर जो है आईटी का, इसमें इसको अगर हम लॉजिकली क्लासीफाई करना चाहें 2 हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक, आईटी सिस्टम कितनी तरह के हो सकते हैं, और दूसरा उसमें कंट्रोल्स कितनी तरह के। लेकिन चूंकि ज्यादातर क्वेश्चन उसके कंट्रोल वाले पोर्शन में से होते हैं, इसलिए मैंने कंट्रोल्स को स्टार्ट किया ताकि अहम चीज पहले कवर कर लें। लेकिन ज़हन में रखिएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 क्या हमें बताएंगे, आईटी सिस्टम कितनी तरह के। आईटी सिस्टम को साइड पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए। अब अगर आईटी सिस्टम है तो उसमें कुछ ना कुछ कंट्रोल्स भी होंगे, और हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम भी ऑब्टेन करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा है हमारे लिए क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं आईटी सिस्टम में कंट्रोल्स कितनी तरह के होते हैं। आईटी सिस्टम में कंट्रोल्स कितनी तरह के, और इसमें एक बेसिक कंसेप्ट जहन में रखिएगा
कि अगर आईटी सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें कुछ कंट्रोल्स मैनुअल होंगे और कुछ कंट्रोल्स आईटी वाले होंगे। ठीक है, जैसे एक साइंसदान अपने दोस्त को कहने लगा, यार तुम बड़े सुस्त बंदे हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा रोबोट इजाद कर लिया है कि जब तुम उसका बटन दबाओगे वो तुम्हारा हर काम कर सकता है। तो दोस्त कहने लगा, बटन तो मुझे ही दबाना पड़ेगा ना। तो अगर आप कोई ऐसा सिस्टम इजाद कर लें जो हर काम ऑटोमेटिकली कर रहा हो, तो याद रखिए उसमें भी कुछ ना कुछ मैनुअल इंटरवेंशन जरूर रहेगी, कुछ ना कुछ ह्यूमन एलिमेंट, कम से कम बटन तो हमें दबाने पड़ेंगे ना। तो मेन कंसेप्ट, अच्छा कोई हौसले हौसले पर, अब जब एग्जांपल्स आएगी ना, एग्जांपल आएगी ना, उसमें आप पूछेंगे सर ये तो हम आईटी कंट्रोल से पढ़ रहे हैं, तो ये रिकंसिलिएशन कहाँ से आ गई? रिकंसिलिएशन तो हम खुद इंसान बनाते हैं, अभी पूछेंगे आप। तो फिर मैं आपसे कहूंगा भाईजान आईटी सिस्टम है ना, उसमें जो कंट्रोल्स होंगे कुछ मैनुअल होते हैं, आईटी बेस्ड होते हैं। क्लियर हुई है बात? अच्छा, अब कंट्रोल्स की टाइप्स, जिस तरह आप कॉस्ट काउंटिंग में पढ़ते हैं ना, या इवन फाइनेंशियल काउंटिंग में भी पढ़ते हैं, कॉस्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे कोई होती है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फिर कुछ होती है सेलिंग कॉस्ट, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और डिफरेंट टाइप्स होती हैं कन्वर्ट। तो कॉस्ट की एक तरह से क्लासिफिकेशन, आप अपने पर्पस पर्सपेक्टिव के लिहाज से कॉस्ट की डिफरेंट वे में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इससे एग्री करते हैं? उसी तरह हम कंट्रोल्स की डिफरेंट वेज में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने रिस्क की क्लासिफिकेशन की थी। याद है आपको? रिस्क, ये इसका रिस्क से ताल्लुक नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं कि हमने एक पढ़ा था इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन, और एक पढ़ा था रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और रिस्क एट एसेट लेवल। ठीक है, तो कोई रिस्क एट द सेम टाइम हो सकता है इनहेरेंट कंट्रोल डिरेक्शन में से कोई रिस्क हो, और एट द सेम टाइम हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एसेट लेवल पे रिस्क हो। उसी तरह कंट्रोल्स को भी डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो कॉमन जो उसने डिस्कस भी नहीं की वो ये है कि कुछ कंट्रोल्स मैनुअल होंगे, कुछ होंगे आईटी बेस्ड, ऑटोमेटेड प्रोग्राम कंट्रोल भी कहते हैं। ये तो हो गया अलग। चले है एडिशनल कंसेप्ट है, ये भी आपको देता जाता। कुछ कंट्रोल्स ऐसे हैं मैनुअल, कुछ है ऑटोमेटेड। फर्स्ट के जरा गौर से सुनेगा एग्जांपल। आपने एटीएम कार्ड इंसर्ट किया मशीन में, पिन कोड एंटर किया, पिन कोड गलत था और सिस्टम ने ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर दिया। ये कौन सा कंट्रोल है? ये आईटी बेस्ड कंट्रोल है कि मैनुअल? आईटी बेस्ड कंट्रोल। अगर यही आज से 20 साल पहले चले जाए, आप चेक लेके ब्रांच मैनेजर के पास गए, कैशियर के पास, उसने चेक देखा आपके साइन मैच नहीं करते थे स्पेसिमेन सिग्नेचर से, उसने कैंसिल कर दिया चेक, उसने कहा पेमेंट नहीं कर, ये भी एक कंट्रोल है। ये कौन सा कंट्रोल? मैनुअल। तो कंट्रोल मैनुअल भी हो सकते हैं। एक तो ये टाइप, इसको तो साइड पे कर दिया। अब जो एग्जाम में पूछता है वो टाइप, कंट्रोल्स प्रिवेंटिव भी हो सकता है, डिटेक्टिव भी, करेक्टिव भी। और यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, ये हम ऑफिशियली हमारे सिलेबस से निकल चुका है कंसेप्ट, लेकिन स्टडी टेक्स्ट से कंसेप्ट निकला है। आईकैप के क्वेश्चन बैंक में 2 क्वेश्चन मौजूद है। तो आपको पता है हम रिस्क नहीं लेते, हम जहाँ पे इतनी तैयारी की हमने, वहाँ पे छोटी छोटी चीज भी है, हम उसको भी कवर करते हैं। तो इसलिए मैं आपको एहतियातन पढ़ा रहा हूँ, स्टडी टेक्स्ट में ना भी सही, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ। तो क्विकली मैं आपको, प्रिवेंटिव का मतलब क्या है? ऐसे कंट्रोल्स जो कि एरर या इरेगुलरिटी को अकर होने से रोके। डिटेक्टिव कंट्रोल, ऐसे कंट्रोल जो एरर या इरेगुलरिटी अगर हो जाए तो उसको आइडेंटिफाई करें। और करेक्टिव कंट्रोल, ऐसे कंट्रोल जो एरर या इरेगुलरिटी को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो। यानी सीक्वेंस भी अच्छा नाम से जाहिर है। प्रिवेंटिव कंट्रोल जो प्रिवेंट करेंगे यानी एरर हो ही ना। डिटेक्टिव कंट्रोल जो अगर एरर हो गया है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। करेक्टिव कंट्रोल जो एरर्स आइडेंटिफाई किया उसको करेक्ट करवाएंगे। अब इसके एग्जांपल भी सुन लें और मुझे बताएं एग्जांपल्स सही क्लासिफाई हुई है कि नहीं। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपने अपने किसी एसेट के करीब अनऑथराइज्ड पर्सन को नहीं आने देना। अब ये एक्सेस 2 तरह से है। एक्सेस 2 तरह से, एक होती है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, एक है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, फर्ज कीजिए ये भाईजान का मोबाइल पड़ा हुआ है, जैसे मैं इनका मोबाइल अब
उठाने लगा, फौरन अपना हाथ रख लिया, देखा ये क्या है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। लेकिन फर्ज कीजिए इनके फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स वीक हैं, ये ओ भाई देख वो क्या, और मैंने इनका मोबाइल उठा लिया, दिखा तो सही भाई, ये ले, ये मोबाइल उठा लिया। अब जैसे ही मोबाइल, अब देखें फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि फिजिकल एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना है। अब इनके फिजिकल कंट्रोल वीक थे, मैंने एसेट इनका मेरे पास है, अब जब मैं इसको ऑन करने लगा मुझे पता चला पासवर्ड लगा, ये पासवर्ड क्या, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होते हैं आपके टेंजिबल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होते हैं आपके इनटेंजिबल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्सेस कंट्रोल दोनों का मतलब यही, अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके। ठीक है, आप अपने दोस्तों से तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल अप्लाई करवा सकते हैं, जब घर जाते हैं तो भाई से फिजिकल एक्सेस कंट्रोल अप्लाई नहीं करवा सकते। और सब का अच्छा चलें, ठीक है आगे चलते हैं, ठीक है चलें आ जाए। ऑथराइजेशन कंट्रोल, अच्छा बताइए क्या एक्सेस कंट्रोल एरर या इरेगुलरिटी को प्रिवेंट करेगा, डिटेक्ट के करेक्ट, क्योंकि अनऑथराइज्ड पर्सन आ ही नहीं सकेगा पास। ऑथराइजेशन कंट्रोल यानी हर ट्रांजैक्शंस को आपने पहले ऑथराइज करना है, जैसे अप्रूव भी कहते हैं, अप्रूव करना है। बताइए जो अप्रूवल या ऑथराइजेशन होती है ट्रांजैक्शन से पहले होती है कि बाद में? पहले। इसका मकसद क्या होता है कि गलत ट्रांजैक्शन जो है उसकी पेमेंट ना हो जाए। तो ये कौन सा कंट्रोल है? प्रिवेंटिव। अब देखिए जैसे एक्सेस कंट्रोल में मैंने दो एग्जांपल दिए, एक फिजिकल यानी ये वो कंट्रोल है जो ह्यूमन एलिमेंट के थ्रू परफॉर्म होता है, और दूसरा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल आईटी के थ्रू। उसी तरह ऑथराइजेशन कंट्रोल में भी दो एग्जांपल है। अगर कंट्रोल ये है कि कोई भी पेमेंट सीएफओ की अप्रूवल के बगैर नहीं होगी, फिजिकल, और अगर कंट्रोल ये हो कि जो भी डाटा इनपुट किया जाएगा अगर वो डाटा का सीरियल नंबर सिस्टम में मौजूद नहीं है, सिस्टम एंट्री को रिजेक्ट कर देगा। लॉजिकल। जैसे किसी स्टूडेंट ने फीस दी, अब अगर उसका आईडी गलत पंच कर दिया जाए, क्या सिस्टम उसकी फीस को एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा, आईडी ठीक पंच करो। तो अगर डाटा को इनपुट करने से पहले चेक किया जाए कि डाटा ठीक है कि नहीं, और अगर डाटा गलत है तो सिस्टम एंट्री एक्सेप्ट ना करे, ये इसको कहते हैं इनपुट कंट्रोल, क्योंकि डाटा इनपुट करते वक्त ही होता है। और अगर पेमेंट करने से पहले सीएफओ की ऑथराइजेशन जरूरी, ये भी कंट्रोल है। क्या आप समझते हैं कि दोनों कंट्रोल गलत एंट्री को प्रिवेंट करेंगे, यानी एट फर्स्ट प्लेस ही उनको अकर होने से रोकेंगे? एग्री करते हैं? एग्जाम्पल को कंसेप्ट के साथ मिला लें, ठीक है। अच्छा, आपने ये नहीं सोचना यहाँ पे टाइम ज़ाया हो रहा है, क्योंकि मैंने कंसेप्ट दिया भी है ना, तो एग्जाम्पल मैंने वो सेलेक्ट किए हैं जो मैंने फ्यूचर में यूज़ करनी है, यानी जो एप्लीकेशन कंट्रोल और जनरल कंट्रोल में यूज़ होनी है ना, मैंने वो बाकी वाली एग्जाम्पल मैंने उड़ा दी है, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट एहतियातन ही मैंने आपको सिखाना था, लेकिन उसके जरिए से हमने कहा कि 2 in 1 का काम कर लें। आगे चलते हैं। डिटेक्टिव कंट्रोल। डिटेक्टिव कंट्रोल का मकसद क्या होता है कि अगर एरर्स आइडेंटिफाई हो जाएं तो डिटेक्ट कर लें, आइडेंटिफाई कर लें। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल, पहले मैनुअल, क्योंकि मैनुअली एग्जांपल आप उसके साथ कंफर्टेबल होगे, मैनुअल से आईटी की तरफ लेके चलता हूं। रिकंसिलिएशन। मुझे बताइए, इन्वेंट्री एक गोदाम में रखी गई है और कंट्रोल ये लगाया गया, जरा गौर से सुनिएगा एग्जांपल, इसमें हल्की हल्की केस स्टडी भी आपको टेस्ट करवा रहा हूँ। आपने इन्वेंट्री गोदाम में रखी और उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, और साथ ही आपने सिक्योरिटी गार्ड को भी बिठा दिया, जो और बाहर लिखे के लगा दिया ऑथोराइज्ड पर्सन ओनली, यानी अनऑथोराइज्ड पर्सन नॉट अलाउड। आपने देखा होगा बाजू का किसी जगह पे लिखा होता है, खास तौर पे जहां पे आईटी सिस्टम बड़ा होता है ना, वहां पे जरूर लिखा होता है। अब ये जो आपने गार्ड रखा वहां पे और लिख दिया ऑथोराइज्ड पर्सन ओनली, ये कौन सा कंट्रोल है? प्रिवेंटिव। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के लॉजिकल? फिजिकल, ठीक है। और जो सीसीटीवी कैमरा है, क्योंकि ये रोकेगा नहीं किसी को, लेकिन जो चोरी करके लेके गया है उसको आइडेंटिफाई करवा लेगा, ये डिटेक्ट, ठीक है। लेकिन ये अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। और अब कंट्रोल ना एक चीज के ऊपर एक से ज्यादा कंट्रोल भी अप्लाई किए जा सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हो सकता है सीसीटीवी कैमरा खराब हो जाए,
तो एक कंट्रोल ये भी है कि मंथ एंड पे रिकंसिलिएशन बनेगी बुक बैलेंस की फिजिकल बैलेंस के साथ, ताकि अगर कोई चोरी हो रही है उसका पता चल जाए। अब बताइए ये रिकंसिलिएशन बनाना कौन सा कंट्रोल है? ये डिटेक्टिव है, शाबाश, प्रिवेंटिव नहीं है, क्योंकि ये चोरी होने से नहीं रोकेगा, लेकिन जो चोरी हो चुकी उसको आइडेंटिफाई करेगा। रिकंसिलिएशन डिटेक्टिव कंट्रोल, लेकिन ये है फिजिकल, ठीक है। प्रैक्टिकली जो लॉजिकल यानी आईटी सिस्टम, ये मैनुअल कंट्रोल है ना, ह्यूमन एलिमेंट परफॉर्म करते हैं रिकंसिलिएशन। आईटी में एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, एक्सेप्शन रिपोर्ट और एक है सिस्टम लॉग। सिस्टम लॉग सुन लीजिए, पहले एक्सेप्शन रिपोर्ट बता। एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब होता है, एक है रिपोर्ट जैसे एजिंग रिपोर्ट, वो बनती है सबकी। जैसे फर्ज कीजिए अगर प्रिंसिपल साहब ये एवेल्युएट करना चाहें कि कॉलेज के टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं, वो अकाउंटेंट से कह सकते हैं कि आप इनरोल्ड स्टूडेंट्स की रिपोर्ट लेके आएँ, वो सारे स्टूडेंट्स की रिपोर्ट होगी। और अगर प्रिंसिपल साहब ये कहें कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने ड्यूज जमा नहीं करवाए सिर्फ उनकी रिपोर्ट लेके आए, वो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो रूटीन के सिस्टम से मैच नहीं करती, वो किसी ना किसी गड़बड़ की तरफ इशारा कर रही होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि डेटर्स की एजिंग रिपोर्ट लेके आओ, तो ये नॉर्मल रिपोर्ट है। लेकिन अगर मैं कहूं ऐसे डेटर्स की रिपोर्ट लेके आओ जिनकी क्रेडिट लिमिट कम और आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज्यादा है, ये एक्सेप्शन रिपोर्ट है। एक्सेप्शन रिपोर्ट आइडेंटिफाई करते हैं किसी ना किसी गड़बड़, या किसी ना किसी गड़बड़ की निशानदेही कर रही होती है। प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल होता है, ये आपके साथ शेयर करता हूं। कंट्रोल ये होता है कि हर डेटर है ना, उसकी क्रेडिट लिमिट सेट की जाती है कि इस डेटर को 5 लाख तक का हम माल बेचेंगे उधार, इससे ज्यादा का नहीं बेचेंगे। अब अगर उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 3 लाख है और वो कहता है मुझे 4 लाख की सेल और करो, क्रेडिट सेल, और हमने 4 लाख की सेल एंटर की। अब जरा गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा हल्की सी केस स्टडी हुई। 4 लाख की सेल एंटर की, सिस्टम ने फौरन रिपोर्ट जनरेट कर दी, एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर दी, ठीक है। ये उसने देखिए, उसने आइडेंटिफाई किया कि ये ट्रांजैक्शन गलत है, ये गलत। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल स्ट्रांग है। लेकिन अगर सिस्टम में ये कंट्रोल है ही नहीं, यानी हमने 4 लाख की एंट्री की और सिस्टम ने एक्सेप्ट कर ली, इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है? वीक है, ठीक है। ये वैसे एक दूसरी एग्जांपल थी, इसको कहते हैं रेंज टेस्ट या लिमिट टेस्ट, कि जब ट्रांजैक्शंस की अमाउंट हमारी एक रेंज से या लिमिट से ज्यादा जा रही हो ना, तो उसको रोक ले, ठीक है। ये प्रिवेंटिव। लेकिन अगर मैं ये कंट्रोल वीक है और मैं ये अकाउंटेंट से कहता हूं मुझे उन डेटर्स की लिस्ट बना के दो जिनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस उनकी क्रेडिट लिमिट से ज्यादा है, तो ये डिटेक्टिव होगा, ठीक है, ये डिटेक्टिव होगा। ये एक्सेप्शन रिपोर्ट। अब सिस्टम लॉग के बारे में सुन लीजिए। लॉग का मतलब है हिस्ट्री, सिस्टम लॉग का मतलब है सिस्टम के हिस्ट्री, सिस्टम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी हिस्ट्री। जैसे आप अगर कंप्यूटर सिस्टम अपना ऑन करें तो आपको अंदाजा होगा कि सिस्टम के अंदर एक लॉग मेंटेन हो रहा होता है जो आपकी हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रख रहा होता है, ठीक है, स्टार्ट से लेके एंड तक, वो सिस्टम लॉग है। अगर कोई फर्ज कीजिए, अगर कोई ट्रांजैक्शंस किसी इशू की वजह से हमारा सिस्टम एकदम उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो गई और हम ये देखना चाहते हैं कि किस वजह से स्लो हुई, हम सिस्टम लॉग को देखेंगे। उसमें पता चलेगा कि अचानक से एक प्रोग्राम ऐसा था जो रन हुआ और उस प्रोग्राम के रन होने के बाद हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो गई। अब ये अगर इश्यूज आइडेंटिफाई करना हो ना, तो सिस्टम लॉग को देखा जाता है। सिस्टम लॉग है बेसिकली हिस्ट्री। जैसे अब ये लॉग सिस्टम लॉग, अब ये मैनुअल लॉग में मेंटेन किया जाता है। आप ICAP ऑफिस में गए, आपने कभी देखा होगा कि वो एंट्री से पहले आपका नाम लिखता है, वो भी लॉग है, वो भी, लेकिन वो मैनुअल लॉग है। सिस्टम लॉग क्या होता है? जो सिस्टम मेंटेन कर रहा है। तो लॉग का मतलब समझ आ गया। अब फर्ज कीजिए ICAP लाइब्रेरी में चोरी हो जाती है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन करनी है, CCTV कैमरा फर्ज करें नहीं चल रहा,
इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसके लिए क्या, उस दिन जो जो लोग गए थे लाइब्रेरी में उसके देखा जाएगा, वो लॉग है। तो सिस्टम लॉग फिर बाद में अगर कोई गलती हो जाए, इरेगुलरिटी, तो आइडेंटिफाई करने के काम आता है। इसमें सारी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड होता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा फ़र्क आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में मैंने डिफ्रेंशिएट करना है। एक होता है सिस्टम लॉग, एक होता है प्रोग्राम लॉग, दोनों में फ़र्क है। आप अगर अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, ऑन का बटन, उसके बाद से आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक्सेल में काम करें, आप वर्ड पे करें, फेसबुक खोलें, यूट्यूब पे जाए, सारी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर भी ऐसे होते हैं जो खास तौर पे अपनी उसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं। जैसे ब्राउजर्स जो होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो अपनी हिस्ट्री मेंटेन, लेकिन याद रखें उसकी जो हिस्ट्री, एक्सप्लोरर की हिस्ट्री मेंटेन हो रही होगी ना, उसमें सिर्फ उसकी जो आपने ब्राउजिंग की है हिस्ट्री वो मेंटेन हो रही होगी, उसका लॉग मेंटेन, बाकी एक्टिविटीज का लॉग मेंटेन नहीं हो रहा होगा। तो उसको कंसेप्ट एक ही है लॉग, लेकिन एक है सिस्टम लॉग जो पूरे सिस्टम की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा है, जिसमें हो सकता है आपकी इंटरनेट की स्पीड भी शामिल हो, जिसमें हो सकता है किस बंदे ने आपके अकाउंट को लॉगिन करने किया या करने की कोशिश की, ये रिकॉर्ड भी शामिल हो, आपने किस किस डॉक्यूमेंट को ओपन किया ये भी शामिल हो, ये सारी सिस्टम लॉग में आ जाएगी। लेकिन प्रोग्राम लॉग में सिर्फ उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में जो चेंजेस हुई हैं या आपने जो एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं उसका रिकॉर्ड होगा। ये सिस्टम लॉग वाली एग्जांपल तीनों में सबसे अहम है। ये समझ आई आपको? बाकी दोनों नहीं भी समझ आई कोई मसला नहीं है। सिस्टम लॉग, लॉग का मतलब क्या है? हिस्ट्री। सिस्टम लॉग का मतलब क्या है कि सिस्टम के अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है जिस भी किस्म की, उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, ताकि अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ हो तो हिस्ट्री को देख के अंदाजा लगाया जा सके कि कहाँ तक सिस्टम ठीक चल रहा था, ठीक है, कहाँ से गड़बड़ स्टार्ट हुई, ये उस गड़बड़ को आइडेंटिफाई करने के लिए रेलिवेंट होता है। और सिस्टम लॉग और प्रोग्राम लॉग में फर्क समझ आ गया। प्रोग्राम लॉग सिर्फ अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम की हिस्ट्री मेंटेन करा। फिर है करेक्टिव। करेक्टिव कंट्रोल का मतलब क्या है? एरर को रुका भी नहीं, एरर को रोक भी नहीं सके, आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई कर लिया काफी है कि उसको करेक्ट करना चाहिए, करेक्ट भी करना चाहिए। करेक्ट करने के लिए जो भी स्टेप्स लेंगे उन्हें कहते हैं करेक्टिव कंट्रोल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फिजिकल कंट्रोल, आपके प्रिवेंटिव कंट्रोल्स वीक थे, यानी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आपने नहीं बिठाया हुआ था और इन्वेंट्री चोरी हो गई, इसमें कौन से कंट्रोल वीक हैं? और प्रिवेंटिव में भी एक्सेस कंट्रोल वीक चोरी हो गई, लेकिन सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। इसका मतलब प्रिवेंटिव कंट्रोल वीक थे लेकिन डिटेक्टिव कंट्रोल स्ट्रांग है। आपने बंदे की तस्वीर आ गई कि आपका ये अकाउंटेंट है, आपने उसको सामने लेके आए। अब बताइए, अगर आपने उसको वार्निंग देके माफ कर दिया तो सही एक्शन लिया गया? नहीं। क्या आप करेक्टिव कंट्रोल, क्या आपको ऐसे एक्शन लेना चाहिए कि जो गलती हो चुकी है उसको ठीक करवाएं, यानी आपको वो सामान रिकवर करवाना चाहिए? बिल्कुल, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, ताकि एक तो उस सामान रिकवर करवाया जा सके, दूसरा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, दूसरे लोगों को वार्निंग होती है सर। तो जो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म होगा, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म का मतलब यह है सजा और जजा का निजाम। जो डिसिप्लिन मैकेनिज्म होगा ये करेक्टिव कंट्रोल होगा, ये आपके जो गलती हो चुकी है उसको रेक्टिफाई करेगा, आपका सामान वापस आएगा। इसी तरह, अब ये तो मैनुअल की एग्जांपल हो गई, अब आईटी की एग्जांपल, कंट्रोल टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। मैंने पहली एग्जांपल दी आपको कि फर्ज कीजिए इनका लैपटॉप है, इनके पास लैपटॉप है और वो अपने लैपटॉप को हर वक्त बैग में रखते हैं और बैग करीब है इनके, किसी और को बैग को हाथ लगाने की इजाजत नहीं देते। प्रिवेंटिव कंट्रोल, ठीक है, प्रिवेंटिव कंट्रोल। और फिजिकल, उसमें भी फिजिकल, अगर इन्होंने पासवर्ड लगाया है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, फर्ज कीजिए अपने घर में तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा, या जिस हॉस्टल में रहते हैं उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ये डिटेक्टिव कंट्रोल। लेकिन फिर उसके बावजूद भी चोरी हो गया, लेकिन इनमें एक अच्छी आदत थी, क्या ये जो भी काम करते थे ना उसका बैकअप बना के मेंटेन कर लेते थे, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब ये चले हैं बाकी रिकवरी के लिए जो भी रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराएंगे वो उसको करवाएंगे,
लेकिन क्या डाटा को रिकवर करवा लेते हैं अगर, तो ये करेक्टिव कंट्रोल है। ये इनके साथ जो भी ट्रेजेडी, जो भी इरेगुलरिटी हुई, उससे रिकवरी करने में हेल्पफुल होगा। ये इसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी, कंट्रोल्स ओवर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस, कंट्रोल्स ओवर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। इनका मतलब क्या, नाम से जाहिर है, ऐसे कंट्रोल्स जो अगर कभी कोई डिजास्टर हो भी जाए, अगर कभी कोई इरेगुलरिटी हो भी जाए, तो उसके बाद ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने में हेल्प करे। इन्हें कहते हैं कंट्रोल टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है बैकअप ऑफ डाटा। एक और भी एग्जांपल है, वो आपने बताना है वो ठीक है कि नहीं। वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बताइए प्रिवेंटिव कंट्रोल है, डिटेक्टिव के करेक्टिव? करेक्टिव। इंश्योरेंस कभी भी आग लगने से नहीं बचाएगी, लेकिन अगर आग लग जाती है तो आपको अपने ऑपरेशन दोबारा क्विकली कंटिन्यू करने में हेल्प करेगी। तो हमारे कंट्रोल्स है 3 तरह के, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। ये कंसेप्ट समझ, हाँ बिल्कुल फिजिकल हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे मैं इसमें एग्जांपल में मैं पहले बताया था, फिजिकल और लॉजिकल, मैनुअल और आईटी, हर तरह की एग्जांपल कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। मुझे प्रिवेंटिव में फिजिकल कंट्रोल मिला, मैं वो भी इधर फिट कर दूंगा। मुझे मैनुअल मिला, आईटी मिला, लॉजिकल मिला, कोई भी। क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई सिर्फ 5-7 मिनट में। ये इसके बाद 5-7 मिनट में इसका नमाज के लिए ब्रेक करते हैं। कंट्रोल की एक क्लासिफिकेशन है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। एक और क्लासिफिकेशन भी है, जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। ये क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और रिस्क एट असर्शन लेवल। ठीक है, ये शायद आपको समझने में थोड़ा बहुत आपके लिए नई चीज, इसमें एग्जांपल, ये तो तकरीबन वही है जो क्लासिफिकेशन रिस्क की है। आपको याद है रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल कौन सा होता था, जो बहुत से एरियाज को इफेक्ट करता था, जो बहुत से एरियाज को प्रवेश। और रिस्क एट असर्शन लेवल कौन सा, स्पेसिफिक एरिया। अच्छा, अब एक चीज नोट कर लीजिए, आईटी में हम लफ्ज एरिया नहीं बोलेंगे, बल्कि एरिया की बजाय वर्ड बोलेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी हम आम ऑडिट में मैं आपसे कहूंगा कि सेल्स के एरिया पे आपने काम कर लिया, सेल्स के कंट्रोल चेक कर लिए सेल्स के एरिया के आम ऑडिट। लेकिन अगर आईटी की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ना, तो एग्जैक्टली इसी बात को मैं क्या कहूंगा, सेल्स एप्लीकेशन पे कंट्रोल टेस्ट कर लिया आपने पेरोल एप्लीकेशन पे कंट्रोल टेस्ट कर लिए। इसका मतलब क्या है, पेरोल के एरिया के टेस्ट, कंट्रोल टेस्ट। अब ये एरिया का मतलब एप्लीकेशन। तो आपने आईटी वालों की ना एक आदत होती है, वो जार्गन्स यूज करते हैं, डिफिकल्ट टर्म्स। उनका मतलब बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन टर्म्स, ये आप कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी उनके साथ बैठेंगे ना, ये बात नोट कीजिएगा, आसान अल्फाज में भी बात समझाई जा सकती है, लेकिन वो टेक्निकल टर्म यूज करेंगे। तो एरिया का मतलब एप्लीकेशन। ठीक, अब सुने, एप्लीकेशन कंट्रोल्स कौन से कंट्रोल्स हैं, जो इंडिविजुअल जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेट करते हैं, जो स्पेसिफिक, जैसे जो कंट्रोल सिर्फ सेल एप्लीकेशन से रिलेट करता है, जो रिलेट करता है पेरोल एप्लीकेशन से सिर्फ, ठीक है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से, इंडिविजुअल एप्लीकेशन से रिलेट करे उसे क्या। और जो कंट्रोल बहुत सी एप्लीकेशन से रिलेट करे, जनरल कंट्रोल। जनरल कंट्रोल इंश्योर करते हैं, जनरल कंट्रोल रिलेट टू मैनी और ऑल एप्लीकेशन, और ये इंश्योर करते हैं सपोर्ट इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स। अगर ये जनरल कंट्रोल अच्छे हैं तो ये एप्लीकेशन कंट्रोल्स की रनिंग में भी हेल्प करते हैं। नहीं आई ये बात समझ? अच्छा आगे तो चले, जरा 2-3 एग्जांपल्स हो जाएं ताकि मुझे पता चल जाए आपको कंसेप्ट समझ आया कि नहीं। मेरे पास घर जो लैपटॉप है उसमें विंडो के अंदर एक ऑप्शन है कि 35 डेज में कम से कम एक दफा उसको अपडेट करना लाजमी होता है। इसको कम से कम, ये उसका एक कंट्रोल है अपडेशन का। बताइए ये कंट्रोल, एक ये कंट्रोल है, एक दूसरा कंट्रोल भी है क्या,
वर्ड की फाइल जब मैं ओपन करता हूं तो उसमें हर 5 मिनट के बाद वर्क ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। ये दोनों कंट्रोल है ना, दोनों इंश्योर करते हैं कि हमारा काम ठीक तरीके से चलता रहे, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। इससे एग्री करते हैं। एक जनरल कंट्रोल है, एक एप्लीकेशन कंट्रोल। वर्ड वाला कंट्रोल कौन सा है? एप्लीकेशन कंट्रोल। और जो विंडो वाला है जनरल कंट्रोल। अब इसका मतलब है विंडो से रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स होंगे वो जनरल होंगे, और जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल सुनिए। मोबाइल, ये भाईजान मोबाइल, फिर वही एग्जांपल। ये मोबाइल, इसके अंदर ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अंदर एक एप्लीकेशन है कि बहुत सी एप्लीकेशन, बहुत सी है। मैंने जब इसको ऑन करने की कोशिश की तो मुझे पता चला जब तक पासवर्ड या फिंगरप्रिंट नहीं तो ये अनलॉक नहीं होगा। ये कंट्रोल है, ये कंट्रोल है। मुझे बताइए क्लासिफिकेशन में ये जनरल कंट्रोल है क्या? जनरल कंट्रोल, क्योंकि ये सारी एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन इस वक्त अगर मैं इसको ऑन कर भी लूं तो आपको अंदाजा होगा कुछ एप्लीकेशन के अंदर भी बिल्ट इन कंट्रोल होता है। जैसे कुछ मैसेजेस की एप्लीकेशन है, उसमें अलग से पासवर्ड एंटर, शाबाश, वो एप्लीकेशन कंट्रोल है, वो एप्लीकेशन कंट्रोल। अच्छा चलिए, तो जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल में फर्क समझ आ गया आपको। अब आपको थोड़ा जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी शेयर कर, नहीं ये प्रैक्टिकल, सॉरी ये भी प्रैक्टिकल थी, ऑडिट से रिलेटेड। एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 कंट्रोल्स हैं। पहला कंट्रोल ये है, बल्कि 3 कंट्रोल, आपने बताना है कौन कौन सा कंट्रोल। पहले एग्जांपल सारी सुन लें। पहला कंट्रोल, फिर प्रिवेंटिव डेटा पूछ नहीं रहा मैं, तो जनरल एप्लीकेशन, ये तो बताया, ये तो एग्जाम में चांसेस है ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा। तो आपने जनरल और एप्लीकेशन में बताना है। पहले बता दे कौन सा है जनरल, क्या एप्लीकेशन। चले अब मैं कंट्रोल ये है, पेरोल एप्लीकेशन में एम्प्लॉयज की सैलरी प्रोसेस होती है। नॉर्मली एम्प्लॉयज की सैलरी 20,000 से लेके 60,000 के दरमियान में होती है, और कंट्रोल ये बिल्ड किया गया है कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 60,000 से ज़्यादा आ रही हो या 20,000 से कम आ रही हो तो उसको प्रोसेस ना करे, रोक दे और उसकी एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर दे। ये कौन सा कंट्रोल है? एप्लीकेशन कंट्रोल। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अगली एग्जांपल, सेल्स एप्लीकेशन में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी इनवाइस प्रिपेयर होती है, और उसके अंदर रूल ये है कि जो भी प्राइस डायरेक्टर्स ने फिक्स कर दी है सिर्फ उसी प्राइस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। जो ऑपरेटर है वो उस प्राइस को चेंज करना चाहे तो नहीं, वो सिर्फ क्वांटिटी वाला कॉलम चेंज कर सकता है कि कस्टमर कितनी क्वांटिटी खरीद गए, प्राइस वाला कॉलम चेंज नहीं करना। आखिरी एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल ये है कि हर वो एम्प्लॉय जो आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसका एक अलग से यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है। जब तक वो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर नहीं कर लेता वो किसी भी सिस्टम की कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। जनरल कंट्रोल है, क्योंकि ये सारे के सारे सिस्टम से रिलेट कर रहा है। तो अब ये बात समझ आई, ये मैनी या आप एप्लीकेशन से, ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन या ट्रांजैक्शन से रिलेट करता है। ये ट्रांजैक्शन की जगह पे एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, रिलेट टू इंडिविजुअल एप्लीकेशन। और ये बात समझ आ गई कि जनरल कंट्रोल सपोर्ट करते हैं इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, यानी अच्छी विंडो होगी तो वो बाकी की जो एप्लीकेशन को भी, और अगर विंडो में गड़बड़ हुई उसमें वायरस हुआ तो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, चलते चलते अचानक विंडो रीस्टार्ट हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, वो क्या उसे कहते हैं, एक होता है ब्लू डेथ उसे कहते हैं, वो ब्लू स्क्रीन हो जाती है और ब्लू स्क्रीन एरर। हाँ बिल्कुल, अगर वो एरर जनरल कंट्रोल की वजह से आ जाए तो आपकी वो किसी भी एप्लीकेशन को नहीं चलने देगा। क्लियर हुई है बात? जनरल कंट्रोल एप्लीकेशन में। अच्छा आप सुने, अब बहुत अहम बात आपको आखिरी बात बताने जा रहा हूँ अगले 2 मिनट में। अगर ये बात आपको समझ आ गई ना
तो जर्नल और नहीं, सारा चैप्टर नहीं, जर्नल और एप्लीकेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो ये कहता है कि आप किसी भी कंपनी में ऑडिट करने के लिए जाएं, आईटी सिस्टम की बात करूंगा मैं, आपने उसके कंट्रोल्स को वैल्यूएट करना है। एग्रीड? जनरल कंट्रोल को कि एप्लीकेशन को? अब उसने क्या कहता है, ये वो बात है जो उसने पहले हमें नॉर्मल रिस्क वाले में नहीं कहे थे। उसने कहा आप पहले जनरल आईटी कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करेंगे, पहले जनरल कंट्रोल को वैल्यूएट करेंगे। अगर जनरल कंट्रोल इफेक्टिव हुए तो आप एप्लीकेशन कंट्रोल को जाके टेस्ट करेंगे। अगर जनरल कंट्रोल्स इनइफेक्टिव हैं तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि वो भी फारिग होंगे। भाई ये बात समझ आई? ये बात समझ आ रही है आपको? यानी जनरल एप्लीकेशन में पहले, और रीजनिंग भी समझ आ रही है ना, ये सपोर्ट कर रहे हैं इनको, ये फारिग हैं तो ये भी फारिग। क्लियर हो गई बात? जैसे ये छोटी सी, अब चलते चलते एग्जांपल दे रहा हूं में, ये समझ लीजिए ये कंट्रोल्स का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है और ये कंट्रोल्स की अवाम है। अगर प्राइम मिनिस्टर फर्ज कीजिए ऑनेस्ट है तो मे भी अवाम ऑनेस्ट हो, मे भी ना हो, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट करप्ट है तो जनरली अवाम, जनरली कह रहा हूं, अवाम भी करप्ट। अच्छा ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, उसका ये कहना है, मेरा ये कहना नहीं है, वो समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है चलिए, हाँ डिस्क्लेमर मैंने दे दिया। जनरल कंट्रोल एप्लीकेशन का फर्क समझ। चलिए अब ये था हमारा इतना सा लेक्चर, देखें कोई ज्यादा तो नहीं ना पढ़ाया, छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाया। अब अगला लेक्चर भी इसी तरह छोटा सा होगा। ठीक है चलिए, अब नमाज के लिए हाँ अभी कर ले जी। ये वाला पार्ट यहाँ पे अब हम खत्म करते हैं।